नमस्कार। 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत। हमारे शो में आपका फिर से स्वागत है। आप जानते हैं इस शो में हम देश में जो पॉलिटिकल घटनाएं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और 2024 तक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स गजब के होते रहेंगे। इसलिए इस शो में बातें भी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मज़ेदार होती रहेंगी। पिछली बार जब हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे और रिकॉर्ड करने के बाद जब एडिटिंग में ये शो गया तो पता चला महाराष्ट्र में एक तूफान आ गया है। इतनी तेज़ी से पॉलिटिकल सीन्स बदल रहे हैं। तो आज हम लोग, चूंकि वो तूफान अभी सेटल नहीं हुआ है, अभी लगातार वो चल रहा है, तो आज प्रशांत से हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इसका इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, अभी जो विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है उस पर क्या असर पड़ेगा, सीनियर पवार का कितना खेल है, जूनियर पवार का कितना खेल है, होने वाला क्या है। प्रशांत, क्या हो रहा है? अशोक जी, बड़ी मजेदार सी एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि वीएन गाडगिल महाराष्ट्र के ही थे और लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता रहे। जी। और मेरी याद में कांग्रेस का या किसी पार्टी का इतना बेहतरीन प्रवक्ता कोई नहीं था। मजा आता था उनसे बात करने में। तो शरद पवार का रिबेलियन हो रहा था। ये 90 के दशक की बात है। और मैंने शरद पवार के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछा, तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गाडगिल साहब अगर ने। आप हैं गाडगिल साहब ने, जी। कि अगर आपने मराठा हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली कितना मुश्किल से पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो विट है वो उनमें था। तो अब सवाल ये है कि वो जो मराठा पॉलिटिक्स थी और मराठा रिबेलियन, जो हिस्ट्री की आपको अच्छी जानकारी है, वो अब आपस में ही लड़ रहा है। और आपस में लड़कर वो दिल्ली तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो लेकिन पवार साहब की देखिए, पिछले 25-30 साल की जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है, वो पवार और ठाकरे परिवारों के बीच में ही घूमती रही है, सरकार में हो या विपक्ष में हो। और अभी भी आप देखिए कि यही हो रहा है। अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं। बात अभी एनसीपी की करते हैं। कल उनका शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ। अजीत पवार दोनों का। दोनों पवार ने, चाचा भतीजों ने अपने अपने शो ऑफ स्ट्रेंथ किए। नंबर गेम में इस वक्त अजीत पवार आगे हैं। हालांकि जो 54 उनकी मेंबरशिप है टोटल, तो उसके हिसाब से एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में अभी हैं वो। अच्छा, कितने लोग हैं उनके साथ? उनके साथ अभी कल जो अटेंड किया जिन लोगों ने, वो 29 लोग हैं। क्लेम वो 40 का कर रहे हैं। 40 की फिगर वहां पे आती है एंटी डिफेक्शन से बचने में। लेकिन पवार साहब की मीटिंग में भी 14 या 15 विधायक वहां पे थे। तो और कल जो अजीत पवार का भाषण था अशोक, वो बहुत पर्सनल अटैक वाला भाषण था। और पवार साहब ने अजीत पवार पे अटैक नहीं किया। तो अब ये देखिए, पवार, ये पॉलिटिक्स है, ये बड़े, इसका एक बैकग्राउंड है कि क्यों हुआ अभी ये क्यों हुआ। 16 एमएलए का जो शिवसेना शिंदे है, एक नाथ शिंदे, उनके 16 एमएलए के ऊपर तलवार लटकी हुई है डिस्क्वालिफिकेशन की। जी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कह दिया कि विद इन रीजनेबल टाइम आप फैसला करें। विद इन रीजनेबल टाइम 1-2 महीने का तो हो सकता है, 6 महीने का नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अंदाज ये है कि जुलाई और अगस्त के महीने में, अगस्त तक उनको वो फैसला करना ही पड़ेगा। और जब वो फैसला करना होगा और अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो बीजेपी ने एक बफर का इंतजाम किया है कि सरकार न गिरे। अब इसमें सबसे नुकसान में जो अभी दिखाई दे रहे हैं, वो एक नाथ शिंदे दिखाई दे रहे हैं। खूब सारे कार्टून आए हैं। सबसे नुकसान में वो बंदा है, क्योंकि उनको दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेना पड़ा। और अजीत पवार कोई हल्के फुल्के डिप्टी सीएम नहीं है, बहुत तेज तर्रार आदमी। अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो उनको क्या देना है तय नहीं हुआ है। वो डिमांड कर रहे हैं होम और फाइनेंस की।
बात उनको रेवेन्यू की दिए जाने की हो रही है। लेकिन अगर उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिल गया तो वो एक नाथ शिंदे की नाक में दम कर देंगे। वैसे भी सर महाराष्ट्र में एक मजेदार स्थिति है कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका पॉलिटिकल कद मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा है। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि 3 रिक्शा की सरकार है, 3 इंजन की 3 ट्रिपल इंजन सरकार है। तो उसमें आगे तो रिक्शा लगा हुआ, पीछे 2 इंजन है बड़े बड़े। वो कभी भी रिक्शे को पटरी से उतार देंगे। और इन सब के बीच में बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि शिंदे के साथ जाने में फायदा नहीं है 2024 में। तो कुल मिला के 2024 की अगर हम बिसात की बात करें तो ये बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, शंकु अधर में अटका हुआ, मतलब चेस बोर्ड ही किसी ने पूरा उलट दिया, ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में हो गई है। और इसमें सबसे मजेदार जो बात जो आगे चुनाव में जब आएगी कि 2 शिवसेना और 2 एनसीपी क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रह सकती हैं? सवाल है कि नहीं रह सकती। जवाब, नहीं रह सकती। जनता को तय करना होगा, ये चुनाव आयोग नहीं तय करेगा, ये जनता तय करेगी। इसका पहला अध्याय हम देखेंगे बीएमसी के चुनाव में, जो अक्टूबर के महीने में होना है। तो 2 महीने बाद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। एक चीज यहां पे देखें प्रशांत, एक चीज यहां पे देखें, आपने कहा 2 एनसीपी 2 शिवसेना। जो चर्चा चल रही थी जब वहां पे एमवीए की सरकार थी तो सबसे ज्यादा चर्चा ये चलती थी कि कांग्रेस के इतने लोग उधर जाने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं टूटी और बाकी दोनों टूट गए। ये खेल क्या हुआ? देखिए, इसको समझना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है ये, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा। ये जो पार्टियां टूट रही हैं, या कांग्रेस भी टूटती रही है रोजाना, बड़े बड़े नेता इनके जाते रहे हैं, ये हो क्या रहा था, हुआ क्या और रुके कैसे? देखिए, होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स को वैचारिक रूप से मोबिलाइज करना बंद कर दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर कहीं नहीं जाता है इधर उधर टूट के। नेता, कभी हाल ही शायद ही सुना हो कभी कोई कम्युनिस्ट पार्टी का नेता जो है वो इररेलेवेंट हो गया, वो रिटायर हो गया, वो कहीं और चला गया, लेकिन वो जनता पार्टी में नहीं जाएगा, वो कहीं कांग्रेस में नहीं जाएगा, वो बीजेपी में नहीं जाएगा। बड़ा रेयर ये होता है। कारण वही है कि उनका जो वर्कर है वो वैचारिक रूप से पार्टी के साथ है। तो उनका जब नेता, कहीं कोई भी वर्कर अगर जाएगा, वर्कर अगर वैचारिक रूप से साथ में है पार्टी के, तो नेता अगर जाएगा तो नेता की तो बख्शा उधेड़ देगा वो। ठीक बात है। वो जूतों की माला स्वागत करेगा उनका। बिल्कुल। पिछले कुछ समय में राहुल गांधी ने ये कमाल का काम किया है। क्यों कांग्रेस लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता रहा, पार्टी छोड़ते रहे लोग? उसका कारण यही था कि कांग्रेस अपनी वैचारिक जमीन से हट गई थी पिछले 15-20 साल में। राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से अपनी बेइज्जती करवा के, अपने खिलाफ कैंपेन चलवा के, और G23 और दुनिया भर की चुनौतियां, लोकसभा की मेंबरशिप, सब कुछ गंवा कर वो आदमी वैचारिक रूप से कांग्रेस को ले आया जहां पे कांग्रेस थी, या जहां कांग्रेस को होना चाहिए, यानी जो सेकुलर समाजवाद, संविधानवाद के इर्द गिर्द जो कांग्रेस की वैचारिक है जमीन। अब वर्कर को राहुल गांधी ने मोबिलाइज कर दिया है। वर्कर अब वैचारिक रूप से राहुल गांधी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? नेताओं की गारंटी मैं अभी भी नहीं ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन होगा ये कि अब अगर कोई जाएगा तो जो कांग्रेस का वर्कर है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद की कांग्रेस का जो वर्कर है, वो हजामत बना देगा, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। पवार साहब ने या समाजवादी पार्टी या तमाम दूसरी पार्टियों ने ये नहीं किया। काशीराम ने किया था अपनी पार्टी में, मायावती ने उस ग्रिड को छोड़ दिया। तो ये एक बड़ा अंतर हो रहा है कि वैचारिक रूप से पार्टियां अपने वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं कर रही। डीएमके करती है,
हम्म। दक्षिण में। तो ये एक बड़ी चीज है। तो अगर पवार साहब ने वैचारिक रूप से अपने वर्कर को अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा होता, यानी जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी लेकर वो साथ गए, संविधानवाद, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की, किसानों के पक्ष की राजनीति, तो उनके लोग छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन प्रशांत, ये भी पवार साहब, आपने गाडगिल साहब का बड़ा सुंदर सा कोट किया था। पवार साहब इतने बड़े, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, खिलाड़ी रहे हैं कि अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग इस बात पे शक कर रहे हैं कि ये खेल जूनियर पवार का है कि सीनियर पवार का है। आपको क्या लगता है? जी, देखिए, पवार साहब की ना एक बड़ी खास ये आदत है, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है गुगली फेंकना। जी। एल शिवरामा कृष्णन से भी अच्छी फेंकते हैं वो। हाँ, और वो गुगली के चक्कर में ही स्थिति ये हो रही है कि उनकी गुगली में ज्यादा विश्वास उनको रहा, और वैचारिक रूप से वो उन्होंने अपने वर्कर को अलाइन नहीं किया। हालांकि पवार साहब की खुद की भी विचारधारा, आप देखिए कि पवार साहब जानते हैं कि उनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो क्या है। इतनी, मतलब, सीनियर मोस्ट नेता है, गुगली अच्छी फेंकते हैं, तो उनको अपनी समझ है बहुत। इसलिए आप देखिए कि वो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ते हैं, जो उस वक्त बीजेपी का मुद्दा था, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं गए। गुगली की खबरें आती नहीं उनकी बीजेपी के साथ, जिसकी कल अजित पवार भी चर्चा कर अजित रहे पवार थे। ने भी कल चर्चा की, वही मैं कह रहा था। जी, लेकिन वो गए नहीं साथ में। क्यों नहीं गए? उनको ये मालूम है कि उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है। यही मेरे ख्याल से गलती अजित पवार ने की है कि जब कल वो चुनाव में जाएंगे, तो वो जो कांग्रेस के हिस्से की कंस्टिट्यूंसी शरद पवार को मिली है, उसका एक बड़ा हिस्सा, खासकर माइनॉरिटी, अजित पवार के साथ इस वजह से नहीं जाएगा कि बीजेपी के साथ खड़े हो गए वो। लेकिन माइनॉरिटी के तो मिनिस्टर बनाए गए हैं, माइनॉरिटी के लोग तो गए हैं अजित के साथ। हाँ, गए होंगे। देखिए, माइनॉरिटी के तो आरएसएस भी है, को चलाती है राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो 2% मुसलमान का वोट भी नहीं मिलता होगा। और जी अभी अभी कर्नाटक में हमने देख लिया, जी जी। कर्नाटक के इलेक्शन में मतदाता ने किसी भी प्रकार की बी टीम को सजा दे दी, खासकर बिल्कुल मुस्लिम मतदाता ने। बिल्कुल। तो अजीत पवार का ये घाटे का सौदा है कि वो कोई भी ईडी का हो मामला या जो भी मामला हो, उसकी वजह से वो चले तो गए, लेकिन वो कंस्टिट्यूंसी नहीं ले जा पाएंगे एनसीपी की। उनको एक नई कंस्टिट्यूंसी बनानी होगी। और वो नई कंस्टिट्यूंसी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के जो यूनिवर्स है उसी में से स्लाइस काटेंगे। कुछ अपना मराठा वोट लेंगे, कुछ बीजेपी की साइड से काटेंगे, लेकिन पवार साहब की एक अपील जो है वो अभी रहेगी। कल सुप्रिया सुले का भी एक वीडियो आया था, वो वीडियो पहले देख लेते हैं। बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा. तो सुप्रिया सुले जिस तरह से आक्रामक नजर आई हैं इसमें, जिस तरह से सबको कहना, इसको कहना, उसको कहना, बाबा को कुछ मत कहना, तो उनके पास भी जो पूरी पूंजी है वो शरद पवार की ही पूंजी है। इसके पहले शरद पवार साहब जब कह रहे थे कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, रिटायरमेंट की बात कर रहे थे, सब लोग, उस समय भी बहस चल रही थी कि वापस लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन सब मिला जुला के उन्होंने एक तरह से सुप्रिया सुले की ताजपोशी कर दी थी। तो कहीं ये भी चिढ़ हो सकती है अजित पवार की, क्योंकि भतीजों की ये प्रॉब्लम रही है हमेशा में कि अंत में तो बेटे के ही सर पे ताज मिलता है। मैं आपको इतिहास से बात करूं कि राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखी है, और उसके क्रम में जोना राजा ने एक और राजतरंगिणी लिखी है। उसमें लिखी है कि राजा के जो भाई होते हैं वो सांप जैसे होते हैं, उनको या तो मार देना चाहिए या कहीं बहुत दूर भेज देना चाहिए। तो ये भतीजों की प्रॉब्लम राजनीति में रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहले भी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बहुत जगहों पे देखा, भाइयों भतीजों की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ताज तो बेटे या बेटी के सर पे चला जाता है। तो ये भी कहीं है क्या मामला, और इससे जो परिवार वाली पार्टियां हैं उनको भी कुछ सबक मिल सकता है। देखिए, सुप्रिया सुले को शुरू से उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम नहीं किया, और सुप्रिया सुले व्यक्तिगत रूप से बहुत अग्रेसिव नेता नहीं है रही है।
जी अगर वो, और क्योंकि बहुत सब लंबे समय उन्होंने सिविल सोसाइटी में काम किया, जी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम नहीं किया जब पवार साहब पावर में थे तब भी। तो बहुत अभी हाल फिलहाल में उनकी जो है राजनीति में एंट्री हुई है। तो जैसे प्रियंका गांधी, मान लीजिए प्रियंका गांधी शुरू से हैं, उनका एक बोलने का तरीका है, एक मासेस को अपील करने का तरीका है। सुप्रिया सुले अच्छी नेता हैं, बहुत गंभीर नेता हैं, लेकिन मासेस में उस तरीके से कनेक्ट उनका रहा नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। अजीत पवार को ग्रूम किया था, लेकिन अजीत पवार से ऑफ लेट वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। और अभी पवार साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ दिन पहले, यानी इस विवाद के बाद, जब अगले दिन, तो उन्होंने एक रोहित पवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में बिठाया था। जी वो उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं। हम्म, तो अब देखिए कि जो पवार साहब की जो पॉलिटिक्स है, फैमिली पॉलिटिक्स, उसका केंद्र में एक ट्रस्ट है, वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट माराबती पुणे में। अच्छा वो ट्रस्ट में राजेंद्र पवार हैं, पवार साहब के भतीजे हैं, राजेंद्र पवार की पत्नी है, ये राजेंद्र पवार की पत्नी और राजेंद्र पवार, ये रोहित पवार जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके माता पिता उनके हैं। माँ बाप हैं। और उसमें सुप्रिया सुले हैं, पवार परिवार के और लोग हैं। उस ट्रस्ट में अजीत पवार नहीं है। अच्छा तो अजीत पवार को पवार साहब शुरू से किनारे रख के चल रहे थे, इसलिए वो गुस्सा जो अजीत पवार का है वो बहुत ओवर द इयर्स बना है। और अभी भी जब पार्टी का रिशफल हुआ तो उन्होंने अजीत पवार के साथ वही किया जो बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। तो उनको कोई पावर नहीं दिया, बल्कि पावर, असली पावर तो सुप्रिया सुले और उनको दी, जो फॉर्मर नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को दी। तो प्रफुल्ल, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में प्रफुल्ल पटेल का कद बड़ा था अजीत पवार से। हालांकि अब प्रफुल्ल पटेल भी उस तरफ चले गए जो पवार साहब के लॉयलिस्ट माने जाते रहे हैं। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना है कि जब जनता में जाएंगे तब क्या होगा। अभी चुनाव निशान पे भी होगा। अब वो जब वो भाषण दे रहे थे अजीत पवार, तो आपने ध्यान दिया होगा कि पोडियम में उन्होंने घड़ी भी लगा रखी थी। घड़ी चुनाव चिन्ह है। देखिए, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सरकारी तंत्र अभी अजीत पवार को एस्टैब्लिश करने में ताकत लगाएगा, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के लिए ताकत लगाई गई। बिल्कुल। तो उसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं होगी, वो होता रहा है, खासकर ये सरकार में। लेकिन असली चुनौती जनता के बीच की होगी, जनता के बीच में जाने की। और मुझे लगता है, ऐसा मेरा आकलन है, कि पवार साहब ने अगर कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद भी ये फैसला किया कि वो यूपीए की सरकार में शामिल होंगे, वो महाराष्ट्र की जो सरकार बनेगी उसमें शामिल होंगे, तो उनके ध्यान में वो रहा होगा कि हमारी कंस्टिट्यूंसी क्या है। पिच अपनी पिच देखकर गुगली कर रहे थे वो, और यहाँ अजीत जी ने जो है गलत पिच पे गुगली करने की कोशिश की है ये। और दूसरी एक बात और है, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्षेत्रीय दलों के लिए, कि अपोजिशन में रहने का स्टेमिना हमारे देश में अपोजिशन के पास नहीं है। जी कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कांग्रेस के पास मान लीजिए केंद्र में सत्ता नहीं है, बुरी तरह हार गए, लेकिन राज्य में सरकारें हैं, 5 जगह सरकारें हैं अपनी और गठबंधन की मिला के। बड़े राज्यों में सरकारें हैं, कर्नाटक अभी जीता है, पहले मध्य प्रदेश रही है सरकार उनकी, पंजाब रही है सरकार, तो यानी, और महाराष्ट्र में सरकार रही। तो वो कांग्रेस पार्टी का तो सिस्टम में चलता है, लेकिन क्षेत्रीय दल का अगर वो स्टेट में चुनाव हार जाए, जैसे बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है,
अब उनके पार्टी में अपोजिशन में रहने का स्टेमिना नहीं है, क्योंकि जो वर्कर है उसकी भी अपनी दुकानदारी चलती है, सत्ता में पार्टी रहती है तो उसका भी काम धंधे चलते हैं, तभी तो पार्टी में वो ताकत लगाता है, अपनी गाड़ी लगाता है, बस लगाता है, झंडे बैनर लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करता है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है हर चीज का। बिल्कुल। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है हमारी आज की राजनीति में, एक अपोजिशन में रहने का स्टेमिना, और दूसरा कि चाहे सत्ताधारी हो या अपोजिशन में हो, अपने कार्यकर्ता को निचले स्तर तक वैचारिक रूप से बांधे रखना। मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे बढ़िया काम इस दोनों क्षेत्रों में जो कोई व्यक्ति कर रहा है वो राहुल गांधी कर रहा है। लेकिन विपक्षी दलों की एकता बैठक पटना में हुई, फिर दोबारा बैठक होनी है अभी, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? क्योंकि अभी इसके पहले एक और घटना हुई है, अखिलेश जी गए हैं वहाँ पर, टीआरएस से मिलने आए हैं, बीआरएस बन गई है, उससे मिल के आए हैं, और आज ही एक पोस्टर भी जारी हुआ है जिसमें कोई थर्ड फ्रंट का नाम, उन्होंने कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पीडीए शायद, पीडीए या कुछ ऐसा नाम रखा है उन्होंने। तो ऐसा लगता है कि अखिलेश जी थर्ड फ्रंट बनाने की, हालांकि अखिलेश, पिछली बार जो आपने वोट ट्रांसफ़र की बात की थी, तो अखिलेश जी और बीआरएस अगर मिल भी जाते हैं तो बीआरएस अपना कितना ट्रांसफ़र कराएगी वोट अखिलेश के पक्ष में, अखिलेश कितना कराएंगे टीआरएस के बीच में, ये तो कोई बात ही करने वाली नहीं है। लेकिन ये पूरा खेल जो चल रहा है उसमें आपको विपक्षी एकता का जो पूरा एक अभियान चल रहा था, उस पर कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए, पर्दे के पीछे तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश सरकार के द्वारा या बीजेपी के द्वारा हो रही है। इस काम में कई लोग लगे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं, वो भी कुछ विपक्षी एकता बनाते रहे हैं काफी। अब बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस वक्त जनता का जो मूड है, खासकर वंचित समाज के लोगों का जी, जो कि बड़ा स्लाइस लेकर आता है, वो कांग्रेस के पास वापस आ रहा है। तो अगर कांग्रेस से अलग अगर हमने मोर्चा कोई बनाया तो ये जो बड़ा एक स्लाइस है वो उनको पनिश करेगा। जनता दल सेकुलर का हमने हाल देख लिया। बिल्कुल। तो ये डर है, और इस डर से आप देखिए कि ममता बनर्जी नहीं गई, अरविंद केजरीवाल ना चाहते हुए भी गए पटना जी, और अखिलेश यादव की भी ये कोशिश उसी सिलसिले में है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि वो कोई मेल नहीं खाता है कि तेलंगाना की पार्टी और यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई क्या हो। कोई नेशनल लेवल पे तीसरा मोर्चे की गुंजाइश वो जरूर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तीसरा मोर्चा मुझे लगता नहीं कि 2024 में कोई एक जिसको कहें कि सिग्निफिकेंट तौर पे माना जाने वाला तीसरा मोर्चा होगा। क्योंकि तीसरा मोर्चा देखिए बिना वामपंथी दलों के या बिना कोई एक बड़ी पार्टी आए नेशनल लेवल पे बनता नहीं है। तीसरा मोर्चा जब भी बना है तो वामपंथी दलों के सहयोग से ही बना है या उनके इनिशिएटिव से बना है। सुरजीत जी ये काम किया करते थे काफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी को अभी देखिए लगता है कि वो कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग उनको आगे न पीछे कांग्रेस के साथ करनी पड़ेगी। अब ये देखिए पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके के सिग्नल देती बार्गेनिंग के लिए। जहां तक मेरी सूचना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो डिनाई करेंगे, लेकिन वो गंभीर रूप से 30 या 35 सीट पे लड़ना चाहते हैं, जिसपे वो ताकत लगा के लड़ना चाहते हैं। बाकी कैंडिडेट खड़े करेंगे, वो वहीं पे वो कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस उनका होगा। दूसरा कि एक आरएलडी है। अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी में भी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। अभी विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई दिया, राज्यसभा के नॉमिनेशन के वक्त भी ये दिखाई दिया था। लेकिन अब जयंत चौधरी तो जा रहे हैं बेंगलोर। जयंत चौधरी तो पटना नहीं गए तो चर्चा चल गई कि भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन अब तो जा रहे हैं वहां बेंगलोर। तो कुल मिला के 2024 का सीन तो जैसा जो सवाल देखिए जो आपका था कि क्या जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुए
उनका नेशनल पॉलिटिक्स में या अपोजिशन यूनिटी में इम्पैक्ट क्या होगा। मुझे लग रहा है कि अभी ये इम्पैक्ट बहुत विजिबल इम्पैक्ट नहीं होगा, जो ग्राउंड लेवल पे, ओके। परसेप्शन लेवल पे जरूर होगा। मीडिया में कुछ खबरें आएंगी, कुछ बातें होंगी, और पवार साहब की जो पर्सनल स्टैंडिंग थी जरूर उसमें डेंट लगा, कोई दो राय नहीं इसमें। अब वो कैसे और कितना जल्दी वो रिकवर करते हैं, और ये काम पवार साहब की गुगली से नहीं होगा। अब ये काम जो है वो बैटिंग करने से होगा। रन जो है वो गुगली से नहीं आते, रन एक एक रन चुराने पड़ेंगे, चौके छक्के भी नहीं लगेंगे। हाँ, तो बीएमसी का चुनाव है पहले, वो है। और जो इन्होंने कहा है, देखिए अगर वो कर देंगे कि दोनों ने, उद्धव ठाकरे और पवार साहब दोनों तरफ से ये बातें आई हैं कि वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, तो अगर ये दौरा करते हैं दोनों नेता, ठाकरे परिवार का आपको मालूम है कि वो मुंबई के बाहर मुंबई से जाता ही बाहर नहीं। नहीं जाता, बिल्कुल। मुझे याद है कि बाल ठाकरे आखिरी बार अपने जीवित रहते हुए आखिरी बार दिल्ली 1977 में आए थे। उसके बाद वो दिल्ली कभी आए नहीं। उद्धव ठाकरे को भी आपने दिल्ली आते हुए बड़ा कम देखा होगा, रेयरली। बिल्कुल। अभी भी पटना में भी उनका बेटा गए थे, आदित्य ठाकरे गए थे, उद्धव ठाकरे नहीं गए थे। तो ये लोग मुंबई के बाहर कम निकलते हैं। अगर वो निकल रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरी एक शिवसेना, देखिए मैं मुंबई में रहा हूँ, तो जितना मैंने शिवसेना को समझा है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं शिवसेना के बारे में। एक, मुंबई की शिवसेना और मुंबई के बाहर जो बाकी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग पार्टियां हैं। अच्छा। महाराष्ट्र के, मुंबई की शिवसेना तो बदनाम रही है मीडिया में, उत्तर भारतीयों को मारने पीटने में, इन सब चीजों में। अंदर की जो शिवसेना है बड़ी इंक्लूसिव रही है। अच्छा। उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें सब लोग हैं। दूसरी एक बहुत खास बात शिवसेना में है, जो कि जब रैलियां हुई दोनों पार्टियों की, जब वो उनका स्थापना दिवस वाली रैलियां हुई थी दोनों शिवसेना की, यानी एकनाथ शिंदे की और उद्धव ठाकरे की, और आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की रैली बहुत सक्सेसफुल थी। क्यों सक्सेसफुल थी? शिवसेना का जो वर्कर है वो उद्धव ठाकरे के लिए बस में पैसा खर्च करके, अपने पैसे झंडा लेकर सड़क पे अपना वड़ा पाव खाकर आ जाएगा अपने पैसे पे। लेकिन एक नाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो नहीं आएगा, बीजेपी का वर्कर नहीं आएगा, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्कर आ जाएगा। वही तो आइडियोलॉजी ये, वाला मामला है। जी, तो शिव सैनिक जो है वो अपने खर्चे पर आएगा। तो एक नाथ शिंदे को महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग बुलाने पड़े थे मैदान भरने के लिए। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। और दूसरा कि अगर पवार और ये दोनों लोग रैलियां करते हैं तो बदल देंगे। आपको याद होगा कि 17 में पानी से भीगते हुए शरद पवार ने रैली की थी, बिल्कुल याद है वो तस्वीर, बिल्कुल। और उसका व्यापक असर हुआ था, चुनाव के बिल्कुल। परिणाम में असर दिखाई दिया था। बिल्कुल। तो ये मैजिक अभी पवार साहब के पास है। तो देखते हैं कौन सा मैजिक कहाँ काम करता है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है प्रशांत, 2024 के पहले कहाँ कहाँ और ऐसे खेल की उम्मीद आप कर रहे हैं? शॉर्ट में इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते धीमे धीमे बड़ा कंसोलिडेट कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो लूप होल्स थे उनको प्लग किया है, बिल्कुल। और दो बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट वहाँ हुए हैं। नंद कुमार साय जो बड़े ट्राइबल नेता है, जो बीजेपी से आए, उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया। जी। अब उनके सहारे वो बस्तर रीजन को टीम एडजस्ट करना कर रहे चाहते हैं। हैं, बिल्कुल। और ऐसी सरगुजा के रीजन में जो अभी इनको लिया है, राजा साहब को, राजा साहब को लिया। जी। डिप्टी सीएम बनाया है, तो टीएस सिंहदेव को, तो टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाना का मतलब यही है
ये दो बड़े स्पष्ट संदेश हैं। एक कि मछली जो है वो एक्वेरियम से बड़ी नहीं हो सकती, जी ये छत्तीसगढ़ से संदेश आ रहा था जी और इसलिए टी.एस. सिंहदेव को बनाया गया कि मछली एक्वेरियम के अंदर ही रहे। और दूसरा कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और टी.एस. सिंहदेव की अपनी एक छवि है। टी.एस. सिंहदेव के बारे में एक बात ये भी कह दूं कि देखिए वो अर्जुन सिंह के स्कूल ऑफ थॉट के हैं। एक बयान था, एक मैं बयान देख रहा था प्रशांत, जिसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी नेता ने भी इतना क्लियरली बोला होगा। वो बोले कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। राजीव सरदेसाई के साथ बातचीत में, और ये अद्भुत बयान था। ये बात मैं बड़े दावे के साथ बहुत कम कांग्रेस के नेता जिनके लिए मैं कह सकता हूँ। टी.एस. सिंहदेव के बारे में ये मैं कह सकता था, और मैंने पहले भी कहा है कि टी.एस. सिंहदेव जब यहाँ कैंप कर रहे थे अपने एमएलए को लेकर दिल्ली में, मैंने कहा वो राजनीति छोड़ देगा, यही कहा था उन्होंने जी। लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो रिटायरमेंट ले लेंगे लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ये वो अर्जुन सिंह की ग्रूमिंग का मामला है जी जो दिग्विजय सिंह के साथ भी है। बिल्कुल तो उसी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं ये। बिल्कुल। तो कांग्रेस देखिए पत्ते अपने बहुत ही केयरफुली खेल रही है, लेकिन ये बिल्कुल और टेम्पलेट जयपुर राजस्थान के लिए नहीं है। जयपुर छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो राजस्थान के लिए टेम्पलेट नहीं है फिलहाल। ओके वहां कुछ और सोल्यूशन हो सकता हो। तो सचिन पायलट को लेकर जो स्पेकुलेशन है वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई टेम्पलेट है। ओके तो कुछ देखिए मायावती बहुत दूर तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, बहुत यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ। तो इस वक्त जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की जो है कोशिश, वो कोई बहुत छोटी पार्टियों के साथ ही होगा, क्योंकि जो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां उनको संदेश मिल गए दो। देखिए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो वोट बैंक का आधार है वो वही वोट बैंक है जो कांग्रेस से छिटक कर बाहर गया है, और अगर वो कांग्रेस के पास वापस आता है तो इनके अस्तित्व का मामला होगा। और दूसरा कि बीजेपी इनको जीवित नहीं रहने देगी। जी बिल्कुल देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। तो बहुत जो छोटी पार्टियां हैं या जो बहुत वजूद जिनके सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जैसे मांझी साहब जैसे लोग, मांझी साहब जैसे लोग हैं, अपना दल है, जी ये तो 2 4 5 एमपीज वाली पार्टियां हैं, जी वो जरूर आएंगे, लेकिन उससे थर्ड फ्रंट बनता नहीं है या एनडीए का विस्तार नहीं होता। तो एनडीए का विस्तार के लिए देखिए कांग्रेस बड़े होशियारी से पत्ते खेल रही है। जी कांग्रेस एक काम ये कर रही है कि जिसकी पहली एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक तो वो अपना कंसोलिडेशन कर रहे हैं कि जहां जहां उनकी सीधी बीजेपी से टक्कर है, जहां उनको जी परफॉर्म करना है। जी दूसरा उनका है कैटेगरी कि जहां उनके ऑलरेडी अलायंसेस हैं, जी बिहार में है, झारखंड में है, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जो इंटैक्ट है उनके अलायंसेस, या केरल में है, वो इंटैक्ट है अलायंसेस, और उनकी एक लंबा हिस्ट्री भी रही है। अब उसके अलावा जो पार्टियां हैं जहां अलायंसेस नहीं है, जहां ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है, नीतीश कुमार वही स्टिच कर रहे थे। जी 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 बिल्कुल नीतीश कुमार जो घूम रहे थे वो यही कर रहे थे। तो बिल्कुल उसमें दो चीजें हैं कि यूपीए या कोई भी जो अपोजिशन यूनिटी है वो एक उसका छाता बड़ा हो, जी और दूसरा कि एनडीए का विस्तार रोकने की भी रणनीति थी। बिल्कुल थर्ड सबको फ्रंट भी ना इंगेज, बनने देने की लगभग कोशिश दिखाई दे रही है। हाँ सबको इंगेज रखो ताकि एनडीए में कोई ना जाने पाए। बिल्कुल बिल्कुल अब हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यूपीए का या जो भी ये बन रहा है अभी कांग्रेस के नेतृत्व में या अपोजिशन यूनिटी का कोई शेप लेगा बेंगलोर में, अगर हो सकता है कि उसमें आम आदमी पार्टी एकदम अंदर ना हो, लेकिन वो लेकिन सीधे एनडीए में भी नहीं जा पाएंगे। एनडीए में भी नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल इतना काम कर दिया है इन लोगों ने। तो इस मामले में तो देखिए कांग्रेस की जो रणनीति रही है वो, नीतीश कुमार कांग्रेस की ये जो भी विपक्षी एकता की रणनीति है वो इफेक्टिव है, और बीजेपी ने इसमें लेट रिएक्ट किया है।
शायद ओवर कॉन्फिडेंस में। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में उनको रिस्पॉन्ड करने में देर हो गई है। और अब जो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोदी साहब के भाषणों के जरिए, वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ठीक है, आज यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। निगेटिव रिस्पांस, ओवर कॉन्फिडेंस और होशियारी से पत्ते चलना, ये तीन आज प्रशांत की बातचीत का, पॉलिटिकल प्रशांत की बातचीत के ये तीन सूत्र थे। इन तीन सूत्रों को आप समझेंगे तो अभी जो सारी हरकतें पूरे देश में हो रही हैं, पॉलिटिकल हरकतें हो रही हैं, वो समझ में आएंगी। हर हफ्ते आते रहेंगे हम ऐसे ही किसी पॉलिटिकल इशू पर बात करने के लिए। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये प्रोग्राम आप लगातार देखते रहें। शुक्रिया प्रशांत, आप सबका भी शुक्रिया। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारी वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।